हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स 7 क्लासेस। मैं अखिलेश आनंद चुटकी बजाओ प्रॉब्लम सॉल्व में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। और हम लोग एनसीईआरटी के प्रॉब्लम को इस लेक्चर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। 8 तक का डिस्कशन पूरा हुआ है, यहाँ 9 से शुरुआत करते हैं। तो आप देखिए प्रॉब्लम नंबर 9। इस तरह के एक्सिस को आप कहते हैं, ये एक्स एक्सिस आपका हो गया, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। प्रॉब्लम में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर दो चार्ज है। एक चार्ज का वैल्यू क्यू ए दिया है और क्यू ए का वैल्यू ये दिए हुए है 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। और इसके कोऑर्डिनेट का जो नाम है वो है 0, 0 और 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और यहाँ दूसरा चार्ज लिए हुए है और दूसरा चार्ज का वैल्यू यहाँ कहा गया है कि क्यू बी इक्वल टू होगा माइनस में 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। और इस क्यूबी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ये 0, 0, -15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और अब आप इसको लोकेट करिए तो हम इधर आप देख सकते हैं, इसको एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस, इधर कह देते हैं कि ये जेड एक्सिस है मेरा। ये कौन सा एक्सिस है? जेड एक्सिस। तो नो डाउट ये जो एक्सिस बनेगा इसको निगेटिव जेड एक्सिस आप कह सकते हैं, ठीक है ना। अब इस चार्ज को यहाँ लोकेट करिए। ए का कोऑर्डिनेट देख रहे हैं, अगर इसको जेड एक्सिस माने हैं तो ये पॉजिटिव कोऑर्डिनेट पर है। आप यहाँ क्यू ए कह सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ क्यू ए चार्ज, और आप देख लीजिए यहाँ क्यू बी चार्ज आप कह सकते हैं। और क्यू बी का कोऑर्डिनेट -15 है, तो अगर इधर पॉजिटिव जेड है तो इधर निगेटिव जेड एक्सिस ले सकते हैं। और इसका कोऑर्डिनेट आप देख पा रहे हैं कि ये इसका कोऑर्डिनेट हम ज़्यादा नहीं 0, 0 और 15 सेंटीमीटर लिख रहे हैं। और इसका कोऑर्डिनेट आप कहिए कि ये है माइनस क्यू बी, और माइनस क्यू बी का कोऑर्डिनेट यहाँ दिया हुआ है, या क्यू बी कहिए जो कि निगेटिव है ना। और इसका कोऑर्डिनेट यहाँ दिया हुआ है 0, 0, -15 सेंटीमीटर। अब आप समझ सकते हैं कि ये निगेटिव चार्ज है और ये आपका पॉजिटिव चार्ज है। तो डाइपोल मोमेंट वेक्टर पूछ रहा है। डाइपोल मोमेंट वेक्टर का फॉर्मूला आप जानते हैं, वो फॉर्मूला बड़ा क्लियर है। क्या लिखते हैं? Q इंटू डी, और ये D का काम करेगा, यानी D का वैल्यू अगर आपसे कहा जाए तो इधर से आप 15 और ये 15, 30 हो जाएगा। चार्ज आपको पता है, सीधा सीधा हम P की बात करें तो यहाँ P इक्वल टू लिखेंगे, ठीक है ना, Q इंटू डी। और Q का वैल्यू आप देख पा रहे हैं कितना है, आप लिख सकते हैं 2.5 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है ना। और D की बात करें तो D की बात आप करेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं 15 सेंटीमीटर इधर का, और ये तो 15, 15, 30 सेंटीमीटर हो गया। मीटर को आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करिए -2, और अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो सिचुएशन ये आ जाएगा 25 और 3 7.5 इंटू 10⁻, आप कह सकते हैं -7 है, और ये -6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो सिचुएशन हुआ है इतना, और ये P बराबर Q इंटू डी है, तो इसलिए कूलम मीटर आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। 7.5 इंटू 10⁻⁻7 और -1 -8 हो गया, तो ये कूलम मीटर हो गया। और ये किसका वैल्यू हुआ? P का। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में देंगे तो देख सकते हैं इसका डायरेक्शन किधर होगा? अलोंग जेड एक्सिस। तो ये फर्स्ट प्रॉब्लम चुटकी बजाने के साथ हम लोगों का समाप्त हो गया, ठीक है ना। कहीं कोई तो प्रॉब्लम नंबर 1.10 में ये साफ कहे हुए है कि एक डाइपोल है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है दोस्त? 30 डिग्री। और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है एंगल जो बना रहा है 30 डिग्री, इसमें ये डाइपोल मोमेंट वेक्टर का वैल्यू यहाँ P दिए हुए है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू E दिया है। कह रहा है कि तब आप क्या बताइए? टॉर्क बताइए। तो टॉर्क इलेक्ट्रिक डाइपोल में आपको पढ़ाए थे, टॉर्क इक्वल टू क्या बताया गया था? ये कहते P क्रॉस E। केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है ये। तो टॉर्क का वैल्यू अगर यहाँ से तोड़ेंगे तो मोड P मोड E, और दोनों के बीच का एंगल साइन 30 डिग्री। और P का वैल्यू आप देख पा रहे हैं कितना है? 4 इंटू 10⁻⁻9, और E का वैल्यू है 5 इंटू 10⁻⁴।
और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। यहाँ से अगर कैलकुलेट करें तो ये आप समझ सकते हैं, 2 से ये 2 कैंसिल, 10 हो जाएगा, यहाँ -5 आ जाएगा, सॉरी यहाँ +5 आ जाएगा और +5 में से +9 जाएगा, तो आप कहेंगे 1 × 10⁻⁻⁴। और ये टॉर्क है तो न्यूटन × मीटर इसका आप यूनिट कहेंगे। कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं है तो 1.10 का भी कहानी समाप्त है। तो चुटकी बजाइए, प्रॉब्लम सॉल्व कंटिन्यू करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 11 को लेते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 11 में आप देख लीजिए, एक नेगेटिव चार्ज का वैल्यू यहाँ दिए हुए है और साफ ये कह रहा है कि किसी पॉलीथीन को रब कर रहे हैं, किसके साथ, वूल के साथ। तो आप बताएं वूल का कितना इलेक्ट्रॉन पॉलीथीन पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। यानी वूल से हम लोग पॉलीथीन को रबिंग कर रहे हैं, रबिंग मतलब रगड़ रहे हैं, तो वूल का इलेक्ट्रॉन जो पॉलीथीन पर जाएगा उसी का संख्या पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के कॉन्सेप्ट से हम लोग एक कॉन्सेप्ट ये पढ़े थे कि किसी भी तरह का सिस्टम हो उसमें चार्ज हमेशा कंजर्व होता है, चाहे प्रोसेस जो भी रहे। इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसके बाद क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बताया गया था और उसका फॉर्मूला था Q = क्या, NE, और इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जिसमें N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसको हमको चाहिए Q/E, और Q का वैल्यू आपके सामने है 3 × 10⁻⁻7। और यहाँ E का वैल्यू आप जानते हैं, यहाँ से ये कूलम्ब हो जाएगा। E का वैल्यू 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब, और ये लगभग 2 से कटेगा, 1.6 है, 1.5 भी रखेंगे तो बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये आ जाएगा 2 × 10⁻19 ऊपर जाएगा, तो इतना कूलम्ब ये आंसर हो जाए। कूलम्ब कैंसिल हो गया, इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया 2 × 10⁻12 सॉरी +12। ये 11.11 1.11 का ए का पार्ट हुआ। बी में पूछ रहा है ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ, ये इलेक्ट्रॉन वूल से किस पर जाएगा, पॉलीथीन पर, फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। अब ये वूल से पॉलीथीन पर पूछे तो इतना इलेक्ट्रॉन जाएगा। और अगर बी की बात करें हम कि बी में ये क्वेश्चन कर रहा है कि आप बताइए कि केवल चार्ज ही जाएगा कि मास भी जाएगा। तो आप दोस्त कहिएगा अगर चार्ज जा रहा है दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन का सर्टेन मास भी होता है। तो अगर ये पूछ रहा है कि जाएगा कि नहीं जाएगा तो आंसर हो जाएगा यस, ट्रांसफ़र होगा, यस इलेक्ट्रॉन, यस मास विल बी ट्रांसफ़र, मास विल बी ट्रांसफ़र। और ये तो प्रॉब्लम में नहीं कह रहा है कि कितना ट्रांसफ़र होगा, लेकिन आप निकाल सकते हैं कि जब इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ है तो उतना इलेक्ट्रॉन का मास भी ट्रांसफ़र होगा। तो आप एम यहाँ से लिखा लें, टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालिएगा और यहाँ से आप निकालेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा एक इलेक्ट्रॉन का मास, नहीं, और इलेक्ट्रॉन की संख्या, एक इलेक्ट्रॉन का मास। और यहाँ पर देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 2 × 10⁻12, और इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻31, इतना kg हो जाएगा। और इसका कैलकुलेशन आपको पता होगा कि ये कैलकुलेशन आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो 9 दूना 18, यानी ये 2 × 10⁻18 kg के आसपास होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। यानी इतना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चुटकी बजाने के साथ ही समाप्त हुआ 1.11, ठीक है ना। और इसको अब हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज का 11 नंबर क्वेश्चन था। अब हम लोग 12 देखते हैं कि 12 में क्या है। तो आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर है, और ये कह रहा है कि 2 स्फीयर है और दोनों स्फीयर पर का चार्ज यहाँ पर सेम है। इस पर अगर Q चार्ज का वैल्यू लिखे तो इस पर भी चार्ज का वैल्यू Q ही है, और Q का वैल्यू यहाँ दिए हुए है, कितना है, Q = है 6.5 × 10⁻⁻7 कूलम्ब। अब ये डिस्टेंस दे दिया है, अभी पूछ रहा है कि फोर्स का वैल्यू क्या होगा। तो फिर वही कहें कि ये एकदम सिंपल और क्लासिक प्रॉब्लम हो गया, और आप समझ सकते हैं कि सिमिलर नेचर का चार्ज है तो मस्ट बी
एक्टिंग रिपल्सन, और रिपल्सन हो चाहे अट्रैक्शन हो, फार्मूला आपका सेम लगना है। और वो फार्मूला आपको भी पता है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन क्या R स्क्वायर। और यहाँ से इसका वैल्यू 9 × 10⁹ और Q1 Q2 का वैल्यू कोई कहे कि क्या हो जाएगा, तो आप Q1 Q2 को लिखिएगा 6.5 × 10⁻⁷, और ये भी 6.5 × 10⁻⁷। और ये R का वैल्यू आप देख सकते हैं 50 है, 10⁻² का होल स्क्वायर। ये सेंटीमीटर किस में चला गया, मीटर में। अभी यहाँ 0 इसमें अगर मर्ज कर दे तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, 9 2 11 हो जाएगा। तो फाइनल कैलकुलेशन आपका आएगा 9 × 6.5 और इधर से कैलकुलेशन करिएगा तो ये 10⁻⁷ -14 और ये 11 हो जाएगा 10⁻⁻3, ठीक है ना। और बाई आप यहाँ 25 लिख सकते हैं, बाई कितना 25। अगर हम अरेंज करके लिखें तो आप ऐसे कर सकते हैं, इंटू 10⁻⁻ कितना -3। अब इसी कैलकुलेशन का वैल्यू अब हम लोग निकालते हैं तो ये आता है 1.5 × 10⁻⁻2 न्यूटन। ये आप याद रखिएगा, ठीक है ना, 1.5 × 10⁻⁻2 न्यूटन। तो ये 12 नंबर क्वेश्चन का ए सेक्शन था। देखिए बी सेक्शन में आपको कह रहा है, बी नंबर जो सेक्शन है उसमें ये कह रहा है, हटा लेते हैं, यहीं पर आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर ये जो बी नंबर का सेक्शन है वो कह रहा है कि यहाँ 2Q कर दिए चार्ज को डबल, और यहाँ भी 2Q कर दिए, और सेपरेशन को हम क्या कर दिए R/2 कर दिए, ठीक है ना। अभी क्या सिचुएशन होगा तो आप भी समझ सकते हैं कि फिर भी रिपल्सन ही लगेगा, क्योंकि नेचर ऑफ चार्ज चेंज नहीं किया है। और ये जो रिपल्सन लगेगा उसमें बस Q1 Q2 के जगह 2Q और 2Q रख देना है, ठीक है ना। और बाद बाकी उसी तरह का एक कैलकुलेशन आएगा, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो उस कैलकुलेशन को यहाँ पर देखिए, फिर F का वैल्यू अगर हम लिखें तो कितना आएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ आ जाएगा 2Q × 2Q। अब बाई क्या कहेंगे R स्क्वायर, यानी ये R/2 का होल स्क्वायर। और अभी ये जो कैलकुलेशन हुआ 2 और 2 4 हो गया, और इधर से नीचे 2 है तो ऊपर जाएगा तो 16 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 16 × 10⁻1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाई क्या R स्क्वायर। और आप देख सकते हैं इसका वैल्यू आपके पास है, तो ये 16 × 1.5 × 10⁻⁻2 न्यूटन। और इसको अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसी का वैल्यू आप करेंगे, ठीक है ना, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.24 न्यूटन, ठीक है। इसका वैल्यू आ जाएगा 0.24 न्यूटन। आप मल्टीप्लाई करके दे सकते हैं। तो ये भी प्रॉब्लम चुटकी बजाने के साथ ही सॉल्व हो गया। तो ये था प्रॉब्लम नंबर 12, ठीक है ना। प्रॉब्लम नंबर 13 को देखते हैं। बने रहिए इस चैनल के साथ। एनसीईआरटी के सभी प्रॉब्लम आपको इसी रफ्तार में मिलेंगे, फास्ट स्पीड में मिलेंगे। इसलिए जब भी आप देखें तो किताब जरूर रखें, प्रॉब्लम को जरूर पढ़ें। यहाँ हम प्रॉब्लम भी आपको दे देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। इस जगह प्रॉब्लम आपको दिया रहता है, उसी प्रॉब्लम से आप समझने का प्रयास करिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 13 के पास। दोस्त प्रॉब्लम नंबर 13 को डिस्कस करें हम लोग, तो आप देखिए 12 नंबर से ही 13 को रिलेटेड किया गया है। यहाँ कहा गया कि 12 में जो ए और बी स्फेयर थे उसी तरह का एक सिमिलर स्फेयर हम लोग सी ले लिया। अंतर बस इतना है कि ए और बी चार्ज है और सी जो है वो अनचार्ज्ड स्फेयर है, ठीक है ना। प्रॉब्लम का कहना है कि जब हम सी को ए के पास ले जा रहे हैं, किसके पास, सी को ए के पास ले जा रहे हैं, तो जब आप सी को ए के पास ले जाइएगा तो स्थिति क्या बनेगा आप ये समझिए। कॉन्सेप्ट यही आपको सीखना है कि सी जब ए के पास जाएगा तो क्या होगा। हम कहेंगे जब भी कोई जाता है किसी के पास, अगर वो अनचार्ज है, कॉन्सेप्ट यही है, अगर वो अनचार्ज है तो जब जाएगा इसके पास साइज में सेम रहेगा तो चार्ज को आधा आधा बांट लेगा। तो इसके पास क्यू चार्ज है। आफ्टर इफेक्ट जो होगा वो सिचुएशन ये होगा कि अब ये दोनों चार्ज जो है यहाँ ए को कहें और सी को कहें,
ठीक है ना। तो ए के पास और सी के पास चार्ज का वैल्यू सेम हो जाएगा। ये ए हुआ और ये सी हुआ, तो ए और सी ये बराबर बराबर चार्ज बांट लेंगे, इसलिए इसको कहिएगा अब ए के पास Q/2 आ जाएगा और सी के पास भी Q/2 ही आ जाएगा। ठीक है ना। अगला जो सीन है, ठीक है ना, उसमें ये कह रहा है कि अब सी जो है यहीं पर नहीं रुक रहा है, सी जो है वो अब चला जा रहा है बी के पास। तो सी जब बी के पास जाएगा दोस्त, तो आप भी समझ सकते हैं अगर ये बी के पास गया तो अब इसके पास कितना चार्ज है, Q/2 है। जैसे ही बी के पास जाएगा तो चार्ज दोनों का अगर मिला दे तो कितना हो जाएगा, 3Q/2। ये चार्ज हो जाएगा 3Q/2, Q + Q/2, 3Q/2। अब 3Q/2 का दो हिस्सा बनेगा, आप भी समझ सकते हैं, एक सी के पल्ला में आएगा और दूसरा आएगा किसके पल्ला में, तो ये जाएगा बी के पल्ला में। और इसके पास कोई कहे कितना चार्ज आएगा, तो ये भी आधा आधा हो जाएगा, 3Q/4 हो जाएगा और ये भी हो जाएगा 3Q/4। और क्वेश्चन का मतलब है ये आपका सी हो गया और ये आपका बी हो गया। क्वेश्चन का कहना है कि आप बताओ इस सिचुएशन में ए और बी के बीच कितना फोर्स लगेगा। तो हम फिर कहेंगे कि ए के पास आप देख सकते हैं Q/2 आ गया और बी के पास भी देख सकते हैं ये आ गया 3Q/4। अब इस सिचुएशन में कितना फोर्स लगेगा, आर उतना ही है जो पहले था। आर का वैल्यू कितना था पहले, 50 सेंटीमीटर। थोड़ा इसको और नीचे करके लिखें तो ये आप देख सकते हैं इसके पास Q/2 और जो सी आप लिए, सी नहीं बी, इसके पास चार्ज कितना है 3Q/4 और आर का वैल्यू ऑलरेडी वही है 50 सेंटीमीटर। ठीक है ना। और आप देख सकते हैं कि जैसे पहले सिचुएशन था वही है, चार्ज के नेचर में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, तो एज यूजुअल रिपल्सन ही लगेगा। और अब रिपल्सन का वैल्यू यहाँ पर आप कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 1/4πε0 और फिर कहिएगा Q/2 एक चार्ज, दूसरा 3Q/2 4 और r²। अब इसको अगर हम लोग देखें तो ये आप समझ सकते हैं 3/8 बाहर कर लीजिए, 3/8 इंटू एज यूजुअल वही बात 1/4πε0 Q क्या r²। और इसका कैलकुलेशन तो ऑलरेडी 1.12 में निकाले थे, 1.5 × 10⁻² न्यूटन, वही रख देंगे तो ये आ जाएगा 3/8। 3/8 को अगर कैलकुलेट करिएगा तो ये आ जाएगा 0.375 और उसका वैल्यू आप पहले से कैलकुलेट किए 1.5 × 10⁻² न्यूटन। आफ्टर दैट इसका कैलकुलेशन आ जाएगा 5.7 × 10⁻³ न्यूटन। और यही आप देख लीजिए एनसीईआरटी में भी आंसर दिया हुआ है। तो इस तरह से प्रॉब्लम को फटाफट आप बनाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। कॉन्सेप्ट का नाम ही, लेक्चर वीडियो का नाम ही, एपिसोड का नाम ही हम लोग दिए हुए चुटकी बजाओ प्रॉब्लम सॉल्व। तो इसी तरह से आपको करते रहना है। तो देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोग आते हैं। तो देखिए इसमें आपको कहा हुआ है, एक डायग्राम दिया है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज है। पहला ये पूछ रहा है कि 1 2 3 का साइन बताइए, मतलब ये किस नेचर का चार्ज है वो बताना है। तो नो डाउट आप उसके लिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ दे सकते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको भी पता है कि पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होता है और नेगेटिव चार्ज पर क्या होता है, टर्मिनेट। तो यहाँ जो फील्ड हुआ आपको ये भी पता है कि पॉजिटिव चार्ज वाला जो फील्ड होता है, नेगेटिव चार्ज वाला जो फील्ड होता है, पॉजिटिव से ओरिजिनेट, नेगेटिव पर टर्मिनेट, ये हमको पता है। लेकिन एक बात और कि फील्ड के अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स उस पर लगेंगे तो फील्ड के अलॉन्ग लगेंगे, और अगर नेगेटिव चार्ज रहे तो फील्ड के अपोजिट लगेगा। तो आप देख लीजिए, आप यहाँ पर फील्ड नीचे है, ये चार्ज ऊपर जा रहा है, तो डेफिनेटली ये कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। ये भी कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और ये फील्ड के अलॉन्ग जा रहा है, इसलिए ये पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ एक आंसर जो है आप लिखिएगा 1 नेगेटिव चार्ज है और 2 जो है ये भी नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। लेकिन 3 जो है वो आप कहेंगे पॉजिटिव चार्ज है। दूसरी बात आप इसमें देख सकते हैं, एक कॉन्सेप्ट यहाँ लिख के हम घेरे हुए हैं,
और इस कॉन्सेप्ट में आपको एक बात हम कहेंगे हमेशा आपको याद करने के लिए, और वो ये बात है कि चार्ज बाई मास यहाँ पूछा जा रहा है प्रॉब्लम में। देखिए कि चार्ज बटे मास जो है तीनों में किसका ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो आप डिप्लेशन पर सोच के बोलना। डिप्लेशन मतलब डिफ्लेक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है ना, डेविएशन भी कह सकते हैं। मतलब ये हुआ कि चार्ज को आप प्रोजेक्ट किए तो ये अपने लाइन से कितना डिफ्लेक्ट हो गया, कितना डेविएट हो गया, उसी को कहते हैं डिप्लेशन। तो यहाँ चार्ज बाई मास अमाउंट ऑफ डिप्लेशन पर डिपेंड करता है। और आप देख सकते हैं इसका डेविएशन, इसका डेविएशन, इसका डेविएशन, तीनों में किसका डेविएशन ज़्यादा है, कौन अपने पाथ से ज़्यादा डेविएट हुआ है। तो फिगर बता रहा है कि 1 और 2 के कंपैरिजन में 3 का डेविएशन क्या है, ज़्यादा है। तो ये बात आप यहाँ लिख देंगे। फ्रॉम फिगर के हिसाब से हम ये बात कह सकते हैं कि डेप्लेशन ऑफ चार्ज या डेप्लेशन ऑफ पार्टिकल 3 इज मैक्सिमम कंपेयर टू पार्टिकल 1 and 3, पार्टिकल 1 and क्या 3, 1 और 3 से 1 और 2 से 3 से नहीं, 1 और 2 से 3 का डेप्लेशन क्या है, ज़्यादा है। हेंस यहाँ से लिख सकते हैं हेंस चार्ज बाई रेशियो ऑफ चार्ज बाई मास, चार्ज बाई या चार्ज टू मास इज रेशियो ऑफ चार्ज टू मास ऑफ 3 इज मैक्सिमम कंपेयर टू 1 and 2। 1 और 2 से 3 का चार्ज बाई मास का वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये बात आप याद रखेंगे, यही तरीका है। ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप याद रखिएगा कि चार्ज बाई मास हमेशा ज़्यादा होगा किसका, जिसका डेप्लेशन क्या हो, ज़्यादा हो, जिसका डेविएशन ज़्यादा हो, या आप कह सकते हैं जिसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो, ठीक है ना। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। तो 1.14 समाप्त हो गया। अब मिलते हैं 1.15 में, मतलब 15 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो 14 के बाद 15। तो प्रॉब्लम नंबर 1.15 मतलब 15 नंबर प्रॉब्लम में आप देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक स्क्वायर लूप है जिसका साइड 10 सेंटीमीटर है, और वो लूप ए और बी दो सिचुएशन में है। ए में कहा जा रहा है कि वो लूप जो है वाईजेड प्लेन के पैरेलल है। तो वाईजेड प्लेन के पैरेलल जब लूप को रखेंगे तो सिचुएशन आप कहिएगा कैसा बनेगा। तो देख सकते हैं वाईजेड प्लेन के पैरेलल अगर आपको दिखाना रहे तो आप उसको इस प्रकार से दिखाएंगे, ठीक है ना। थोड़ा इसको नीचे रखिए, क्योंकि जितना एरिया ऊपर दिखाइए उतना ये, चूँकि स्क्वायर लूप है इसलिए इसको जितना नीचे उतना ऊपर। अभी इसका एरिया वेक्टर आप देख लो दोस्त, तो एरिया वेक्टर किधर हो जाएगा, आगे की तरफ, और ये एक्स वाईजेड प्लेन के क्या हुआ, पैरेलल। अब इसका एरिया की बात करें, यही एरिया है जो हम ब्लू कलर से आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है ना। अब इसका एरिया वेक्टर आगे है, और ई का वैल्यू तो देख रहे हैं इतना ही है, और ये ई भी किस डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस में है, आई कैप लगा हुआ है, ठीक है ना। ये पहला था ए में। फिर कह रहा है कि लूप को हम टर्न कर दिए कितना डिग्री से, 60 डिग्री से एक्स एक्सिस के साथ। पहले लूप जो एंगल बना रहा था θ=0 है ना, अभी कह रहा है इसको टर्न कर दिए एक्स एक्सिस से, तो ये कितना एंगल बनाया, 60 डिग्री। आप अगर अगेन लूप को अगर दिखाना चाहें तो आप इस तरह से लूप को दिखा सकते हैं। थोड़ा सा आप दिखाइए कि ये लूप टर्न लिया है, तो डायग्राम दिखाइएगा, तो बिल्कुल आप डायग्राम जो पहले था उससे टर्न लगना चाहिए कि आप 30 डिग्री डायग्राम को 60 डिग्री टर्न किए हुए हैं, ठीक है ना। तो वो ये डायग्राम आपका देखिए, यहाँ इसको हम 60 डिग्री टर्न किए हुए हैं। तो अब ये आप यहाँ से इसको 60 डिग्री दिखा सकते हैं। अब यही आपका लूप बन गया जो 60 डिग्री डायग्राम पर स्क्वायर लूप है, ठीक है ना। और ये कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री।
अब आप इस सिचुएशन में जो है, ठीक है ना, अब लूप का 60 डिग्री एंगल हो गया तो थीटा का वैल्यू यहाँ 60 डिग्री रखने में कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि आप फ्लक्स निकालिए, ए में भी फ्लक्स निकालिए और बी में भी फ्लक्स निकालिए। और फ्लक्स का फॉर्मूला तो आपको पता होगा, फाई इक्वल टू क्या लिखते हैं दोस्त, ई डॉट ए। और यहाँ जब ये डॉट प्रोडक्ट टूटता है तो यहाँ ई ए कॉस थीटा लिखते हैं। और ई का वैल्यू आप देख पा रहे हैं 3 × 10⁻³ और एरिया ये 10 सेंटीमीटर साइड है, इसका लेंथ का वैल्यू क्या सेंटीमीटर दिया है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो 10 × 10 है ना 100 हो जाएगा। और आप कहिएगा 10 का मीटर में कन्वर्ट करिएगा तो 10⁻² हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 100 × 10⁻², सॉरी -4 आप कह सकते हैं ना। इसका 10 × 10⁻² और 10⁻², 100 × 10 क्या -4। और कॉस यहाँ एंगल कितना बन रहा है 0, कॉस 0 का वैल्यू कितना रखिएगा 1। तो अभी ये कैलकुलेशन आप देख सकते हैं कितना आ गया, देखिए तो यहाँ 3 है, ये -1, 1 10 3 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम, ठीक है ना। ये फ्लक्स का वैल्यू हुआ जब इसको 0 डिग्री पर रखे हुए हैं। अब अगर इसमें आ जाते हैं भाई मेरे तो क्या होगा, थीटा का वैल्यू केवल चेंज हो रहा है तो फ्लक्स वही रहेगा, बस थीटा का वैल्यू चेंज हो जाना है। ई इंटू मोड ई इंटू मोड ए और कॉस यहाँ 60 कर दीजिएगा। ई का वैल्यू फिर वो अगेन वही लिखेंगे। और ये तो 100 × 10⁻⁴ और ये 1/2 होता है, आप कैलकुलेशन जानते हैं तो ये आ जाएगा 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम, ठीक है ना। तो ये फ्लक्स हुआ, ठीक है। तो ये गॉस थ्योरम का बहुत अच्छा प्रॉब्लम था, ठीक है ना। अभी ये 15 नंबर जो क्वेश्चन है ये गॉस थ्योरम का, तो गॉस और डाइपोल यही चल रहा है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और सारे प्रॉब्लम आएंगे। अब मिलते हैं प्रॉब्लम नंबर 16 में, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो चुटकी बजाओ प्रॉब्लम सॉल्व में यही आनंद है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे प्रॉब्लम आपको इसी प्रकार का मिलेगा और बहुत कम समय में हम लोग अप्रोच करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ। तो देखिए प्रॉब्लम नंबर 16 में आपको क्या करना है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, ये 15 का ही क्वेश्चन है, कह रहा है कि 15 और 16 एक ही तरह से है, 15 का ही इलेक्ट्रिक फील्ड 16 में भी इस्तेमाल करना है। अभी 16 में कह रहा है कि एक क्यूब है, लेकिन क्यूब को आपको रखना है कोऑर्डिनेट एक्सिस के प्लेन में। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस में आप समझ सकते हैं 3 प्लेन होगा, है ना, और क्यूब जब होगा तो उसमें 6 प्लेन होगा, यानी 3 प्लेन एक कोऑर्डिनेट एक्सिस पर आ जाएगा आपका। जैसे आप पहले आप क्यूब दिखा दो, जैसे हम कह दिए कि ये हमारा क्यूब हो गया, ठीक है ना। और क्यूब आप जब भी दिखाएं तो क्यूब में आप समझ सकते हैं कि साइड का वैल्यू इक्वल होता है, इसलिए थोड़ा सा आप डायग्राम पर फोकस करेंगे, ठीक है। हम यही काम कर रहे हैं, यहाँ पर इसको ऐसे कर दिए, ठीक है, इसको यहाँ पर मिला दिए, यहाँ एक और ले लिए, ठीक है ना, इसको भी यहाँ मिला दिए हम। अभी ये मिलने के बाद कंप्लीट नहीं हुआ, फिर इसको आप आगे बढ़ाएंगे, इसको भी यहाँ मिला देंगे, ठीक है ना, और ये आगे बढ़ जाएगा। तो अभी ये जाके क्यूब बन गया। अब इस क्यूब में आप इसको एक्स एक्सिस मान लीजिए, कोऑर्डिनेट एक्सिस आपको मानना है ना, ये वाई एक्सिस मान लीजिए और इधर आप इसको जेड एक्सिस मान लीजिए। तो नो डाउट आप देख सकते हैं इसमें 6 फेसेस हो गया। और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड को आप एक्स एक्सिस के अलोंग दिखा दीजिए, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर दिखाए उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी आपको दिखाना होगा, ठीक है ना। और अब ये जो सिचुएशन है आप कह सकते हैं कि ये इंटरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये लिविंग इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस क्वेश्चन को 2 तरीक़ा से बनाया जा सकता है। फर्स्ट मेथड होगा गॉस थ्योरम डाल दो, फ्रॉम कौन, गॉसेस थ्योरम। तो गॉसेस थ्योरम में क्या आप लिखते हैं, गॉसेस थ्योरम में कहा जाता है ना कि यहाँ पर होता है फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, है ना, बराबर क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ तो कोई डाउट ही नहीं है, अंदर में कोई चार्ज नहीं है, तो क्यू इनक्लोज्ड का वैल्यू 0 है, एप्सिलॉन नॉट कुछ भी रखिए तो फाई का वैल्यू तुरंत आप कह सकते हैं कि 0 होगा। एक तरीका तो ये हो गया, फ्लक्स का वैल्यू 0 कहिएगा। दूसरा तरीका हम कहेंगे कि सेकेंड मेथड, ये फर्स्ट मेथड हुआ, नहीं ये फर्स्ट मेथड आप कह सकते हैं,
सेकेंड मेथड कोई कहे कि क्या होगा, तो सेकेंड मेथड में कहिएगा फ्लक्स का वैल्यू फिर जीरो होगा, और ये किस बेस पर जीरो होगा, तो हम कहेंगे कि देखिए जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटर किया उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल गया, दैट मीन्स फ्लक्स का वैल्यू अंदर में क्या हो गया, ज़ीरो। तो फ्लक्स बिकम्स जीरो बिकॉज, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, देखिए EFL इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरिंग into the cube face of cube becomes equal to number of electric field lines leaving from the surface of cube। तो क्यूब सरफेस से जितना फील्ड इंटर किया क्यूब सरफेस में उतना ही फील्ड क्या हुआ, बाहर निकल गया, इसलिए अंदर में फ्लक्स का वैल्यू जीरो। एक कॉन्सेप्ट ये, और नहीं तो क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चुटकी बजाओ प्रॉब्लम सॉल्व में यही आनंद है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से प्रॉब्लम है, इसलिए फटाफट आप बनाते जाएंगे, जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, सब्सक्राइबर की संख्या आप बढ़ाते जाएंगे ताकि हमारा भी अपना मनोबल बना रहे, ठीक है। तो देखिए दोस्त, प्रॉब्लम नंबर 17 में कह रहा है कि एक ब्लैक बॉक्स है, ठीक है ना, और ब्लैक बॉक्स का वहाँ वो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है इतना, तो पूछ रहा है कि ब्लैक बॉक्स के अंदर चार्ज कितना है और इसको निकालना है। तो फिर आप वहीं डालेंगे फ्रॉम कौन थ्योरम, गॉस थ्योरम, और गॉसेस थ्योरम से आपको भी पता है कि हम जो फार्मूला लगाएंगे आसानी से आंसर आ जाएगा। नहीं, यहाँ से फाई इक्वल टू क्या लिखते हैं, क्यू इनक्लोज्ड बाई क्या, एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ क्यू इनक्लोज्ड का वैल्यू अगर निकालना है तो ये आप कहिएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या, फाई। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू तो पता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और यहाँ पर दिया हुआ है फाई का वैल्यू 8 इंटू 8.3, ठीक है ना। और अब इसका कैलकुलेशन करिएगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा 7.08 गुने 10⁻⁻8, ठीक है ना, कूलम, इतना आ जाएगा। अब ये देखिए इसका कैलकुलेशन अगर हम देखें तो आप आराम से कह सकते हैं कि ये 0.07 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, और इसका मतलब हुआ 0.07 माइक्रो कूलम। तो ये चार्ज का वैल्यू आ गया 0.07 माइक्रो कूलम। अब इसका ये ए नंबर क्वेश्चन था, 17 का ए था। अब बी नंबर में जो है वो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर मान लिया जाए कि फ्लक्स का वैल्यू ये गिवन है, कि फ्लक्स बराबर अगर हम मान लेते हैं कि जीरो है, ये गिवन है, ठीक है ना, तो आप ये बताइए कि डेफिनेटली फ्लक्स जो चार्ज होगा वो ब्लैक बॉक्स के अंदर जीरो ही होगा कि कुछ दूसरा भी हो सकता है। हम कहेंगे अगर फ्लक्स का वैल्यू जीरो है तो ब्लैक बॉक्स के अंदर दो पॉसिबिलिटी हो जाएगा चार्ज का, ठीक है ना। एक तो चीज़ तय है कि फ्लक्स अगर जीरो है तो चार्ज का वैल्यू जीरो होगा, लेकिन फ्लक्स इक्वल टू आप फार्मूला तो जानते हैं, क्यू इनक्लोज्ड बाई क्या, एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ फ्लक्स जीरो है तो यहाँ जो सिचुएशन बन रहा है, इस सिचुएशन में आप कहिएगा कि ज़रूरी नहीं है, तो इस तरह से लिख दीजिएगा। ये तो है कि फाई जीरो है तो आंसर ऐसे होगा, मतलब ये हुआ कि क्यू इनक्लोज्ड का वैल्यू जीरो ही होगा, ठीक है ना। लेकिन किस प्रकार से जीरो होगा, तो एक कंडीशन डाल दीजिएगा क्यू इनक्लोज जीरो, और दूसरा कंडीशन में कह दीजिएगा कि क्यू इनक्लोज्ड में प्लस क्यू चार्ज रहे माइनस क्यू चार्ज रहे, दोनों जोड़ेंगे तो नेट चार्ज का वैल्यू कितना आ जाएगा, जीरो ही आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि ब्लैक बॉक्स के अंदर पॉजिटिव चार्ज की मात्रा जितना हो, नेगेटिव चार्ज की मात्रा हो, तब भी क्यू इनक्लोज जीरो होगा, और डायरेक्ट भी आप जीरो मान सकते हैं। विकल्प दो भले है, लेकिन आंसर होगा कि यस, फ्लक्स अगर जीरो है तो क्यू इनक्लोज का वैल्यू जीरो ही होगा। ये फॉर्मूला भी आपको कह रहा है,
ठीक है ना। तो ये 70 नंबर आपका समाप्त हुआ। तो न्यूमेरिकल आप कह सकते हैं क्या कि यहाँ से चुटकी बजाओ न्यूमेरिकल सॉल्व में इसी अंदाज में प्रॉब्लम को बनाया जाता है। बने रहिए इस चैनल के साथ। और हर प्रॉब्लम में यही ध्यान दिया गया कि चुटकी बजाओ प्रॉब्लम सॉल्व का पूरा वेट दिया जाए। बहुत कम समय में हर प्रॉब्लम को हम लोग अप्रोच किए हैं, ठीक है ना। तो मिलेंगे फिर हम, तब तक आप बनाते रहें, खुश रहें, खूब प्रॉब्लम बनाएं और जहां दिक्कत हो पूछने का प्रयास करें, कमेंट बॉक्स में लिखें और मेरे सब्सक्राइबर की भी संख्या बढ़ाएं। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल।